हाय फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिससे कि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस का जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ क्लास है, थर्ड चैप्टर धातु अधातु। आज हम ये स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। धातु क्या होता है? धातु के कुछ गुण हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या गुण हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखिए। जितनी भी धातुएं होती सभी में धात्विक चमक होती, मतलब चमकदार होती हैं। ठीक है। और अधात वर्धिता क्या बोलते हैं? कुछ धातु को पीट कर पतली चादर जैसा बनाया जाता है, इस गुण को क्या बोलते हैं? अधात वर्धिता। ये आ जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तन्यता क्या होता है? किसी भी धातु को पीट पीट कर मतलब पतली तार जैसा खींचना, उसे बोलते हैं तन्यता। ये धातु पतले तार के रूप में खींचना क्षमता जो होती है तन्यता कहलाती है। जो सोना होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे तन्य धातु होती है सोना। ठीक है। अब ध्वनिक या सोनोरस या अनुनादी धातुएं आ जाता है। जो धातुएं कठोर सतह पर टकराने से ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें कहते हैं अनुनादी धातुएं या सोनोरस धातुएं। ठीक है। अब क्या होता है, धातु के जो गलनांक होते हैं बहुत अधिक होते हैं, बट गैलियम और सीजियम ये दो धातु हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगर इनको हथेली पे रख दो तब भी ये पिघल जाती हैं। ठीक है। वैसे तो जो धातुएं होती हैं ठोस होती हैं, बट ये क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं, इनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। और धातु का जो सामान्य ताप होता है, सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में होती है, ये मैं जो भी बता रहा था ठोस होती है। केवल पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, कम के ताप पे। सामान्यतः जो धातुएं होती ठोस होती हैं, बट पारा ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में रहती है, कमरे के ताप पर। धातुएं ऊष्मा की कुछ सुचालक होती हैं, बट लेड और मरकरी, ये लेड और मरकरी कुचालक होती है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, बट लेड और मरकरी धातुएं हैं, बट फिर भी ऊष्मा के कुचालक है। अब सबसे जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम और सोडियम, इसीलिए इनको खुला नहीं रखते हैं, नहीं तो आग पकड़ लेता है इसमें। इनको क्या करते हैं, इसको हम केरोसिन जो तेल है उसमें डुबो कर रखा जाता है। ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं Mg+O2 मैग्नीशियम और O2 क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाया। और धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। धातु ऑक्साइड था ये MgO, अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करते क्या बता रहे हैं, लवण और पानी। धातु पानी के साथ क्रिया करके क्या होता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातु का ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करके धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड ये क्या बनाती है, जो धातु ऑक्साइड है पानी के साथ क्रिया करता है, या धातु ऑक्साइड पानी से क्या है, ये होगा हाइड्रोक्साइड बना रही है, धातु को हाइड्रोक्साइड बना रही है। और धातु तम अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लवण और हाइड्रोजन, यहाँ देखो अम्ल के साथ धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बना रही है। ठीक है। ये देखना यहाँ पे थोड़ा सा अलग था, ये नहीं कि मिक्स कर देना। यहाँ पे धातु ऑक्साइड थी या धातु है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब धातुएं कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। आप आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, कैल्शियम, बहुत सारी है, बहुत सी धातुएं हैं, आप देखोगे। अब देखो जो धातु के जो ऑक्साइड हैं, जो क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जो दोनों की तरह जो बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है। जैसे एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये उभयधर्मी होते हैं। ये ज़्यादा आता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड। ठीक है, उभयधर्मी की तरह बिहेव करते हैं। अब संक्षारण क्या था, जब कोई धातु जल और वायु के संपर्क में आती है तो नमी और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर, अम्ल आदि के साथ प्रतिक्रिया करती है और धातु पर एक अवांछित यौगिक परत जम जाती है। जैसे लोहा नहीं होता, उस पे जंग नहीं लग जाती, एक परत जम जाती है। इस प्रतिकरण इस उस धातु का क्या होता है, क्षय होने लगता है, मतलब उसको नुकसान होने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण। इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। ठीक है। अब संक्षारण से बचाने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। हम ग्रीस का लेप लगा रखते हैं, चिकना बना देते हैं, या उस पे कोई मिश्र धातु बना देते हैं। कई सारे तरीके हैं जिससे हम संक्षारण को रोकते हैं। जैसे आप देखो, जैसे जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर उसी तरह हरे रंग का परत जमना कॉपर और पीतल की सतह पर, ये सब क्या है, संक्षारण के एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं इसे बचाना कैसे, मिश्र धातु बना लेते हैं। जैसे दो या दो से अधिक धातु का समांगी मिश्रण जो होता है मिश्रात या मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल क्या होता है, जिंक और कॉपर का मिश्र धातु है।
कांसा क्या आता है? ये टिन और कॉपर का मिश्र धातु है। आप ये ध्यान रखना, कॉपर दोनों में सेम है। अब इसमें पीतल है, इसमें जिंक आ रहा है और इसमें कांसा है Sn। हमेशा कांसे, इसको याद रखो कांसे को, ठीक है। कांसा Sr Sn, कॉपर दोनों में होता है, कांसे में Sn होता है, दूसरा अपने आप याद होगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने का तरीका जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आप कांसा याद रखो, इसमें कॉपर तो दोनों में कॉमन होता है, एक में टिन है एक में जिंक है, कांसे में Sn में टिंक, सारा ना। अब मिश्र धातु देख लो क्या है, जैसे स्टील, लोहा और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील के साथ। पीतल में जैसे बताया कि तांबा और जिंक है, ठीक है। कॉपर और जिंक। कांसा में देखो बताया तांबा और टिन, जिसको एसन बोलते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेलियम, मेन में इसमें क्या एल्यूमिनियम और तांबा और मैग्नीज ये कम ही आता है, ठीक है। ड्यूरेल्यूमिनियम, ठीक है, ये कम आता है, लेकिन ये बहुत आते हैं, ये बहुत आते हैं, ऊपर के चार, ठीक है। अमलगम क्या होता है? अमलगम भी एक मिश्रात होती है, मिश्र धातु होती है जिसको बोलते हैं। जब किसी धातु को जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है, जस्ते आदि पर पारे का लेप कर दिया जाता है, तो वह धातु पारे से मिलकर मिश्रात बनाती है, जिसे बोलते हैं अमलगम, ठीक है। अब गैल्वेनीकरण कहो या जैसे लेपन कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनीकरण या जैसा लेपन कहते हैं, ठीक है। ये भी संक्षारण का उपाय है, ठीक है। गैल्वेनीकरण, अमलगम, ये सब मिश्र धातु हैं, इनको बनाने का तरीका है कैसे करते हैं। अब देखो लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण कर दिया या क्रोमियम लेपन कर दिया, ये सब चीजें हैं। ये आपके धातु के अंदर। अब हम देखते हैं अधातु क्या है। जैसे अधातु क्या होती हैं, ये बिजली तथा उष्मा की कुचालक होती हैं, बट परंतु ग्रेफाइट क्या होता है, जो कार्बन का एक अपर रूप है, वो बिजली का सुचालक। ग्रेफाइट है आपका अधातु, लेकिन ये सुचालक होता है बिजली का। अब देखो क्या होता है, अधात जो कि अधात वर्धनी होते हैं, मतलब इनको पीट पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। अगर इनको पीटोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। अधातु में तन्य भी नहीं होती हैं, इन्हें खींचा नहीं जा सकता तार की तरह। इनमें चमकदार नहीं होती, अधातु चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन ऐसी धातु है जो चमकदार होती है, ठीक है। और हीरा है, वो भी चमकदार होता है, कार्बन का एक अपर रूप है ये, ठीक है। आपको बताएंगे अपर रूप क्या होता है। अधातुएं अपर रूप में पाई जाती हैं, मतलब क्या, कोई तत्व हो जैसे कार्बन, उसके कई सारे रूप हों, जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, अब डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये इसके अपर रूप हैं। है तो कार्बन ही, लेकिन इसके अपर रूप हैं, ठीक है। और ये भिन्न भिन्न जो गुण जो है दिखाई दे रहे हैं, भौतिक गुण अलग हैं लेकिन इनके रासायनिक गुण एक ही होते हैं, ठीक है। इसी कारण को अपर रूपता बोलते हैं इस गुण को, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे, ये भी आएगा। अपर रूप समझ में आया। अधातुएं कठोर नहीं होती, बट जो परंतु हीरा जो कार्बन का एक रूप है, बहुत कठोर होता है। अब एक चीज देखो, ब्रोमीन अधात है लेकिन ये द्रव अवस्था में रहती है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रोमीन अधात है, किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। जो अधातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, बट हीरा है जिसका जो गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, अधातु के ऑक्साइड, दिख रहा, C+O2 CO2। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सारी अधातुएं हैं, ठीक है। आप देखो कुछ धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है कि कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है। ये जो ऊपर की धातुएं हैं, इनका घटता हुआ क्रम ये है, जो ऊपर है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाले से कम। अब इनको याद कैसे करोगे, हमने लिखा है कनका मांगे अलग जंजीर, फिर लड्डू हंसकर पूरा चांदी सोना पटकाया। अब इसमें याद करने का, कनका मांगे अलग जंजीर, फिर लड्डू, पीबी, लड्डू मतलब लेड, पीबी लेड मतलब शीशा, लड्डू हंसकर, हंसकर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन ये अधातु है, बट इसके अंदर हम दिखा रहे हैं ये क्रियाशील ये भी होती है। हाइड्रोजन हंसकर, हंसकर। अब देखो पूरा से हमने पारा बनाया है, पारा मतलब Hg, पारा, हंसकर पारा मतलब हंसकर पूरा, चांदी सोना प्लेटिनम मतलब चांदी सोना पटकाया, पटक से मतलब प्लेटिनम बनाया, ठीक है। तो ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। अब सोच लो क्या होता है, अब क्या होता है, ऊपर वाले जो तत्व है नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर सकते हैं। जैसे हमारा फेरस सल्फेट था, ये फेरस सल्फेट था, अब इसमें क्या हुआ, FeSO4, इसको जिंक के साथ क्रिया होगी कि नहीं होगा ये पता नहीं है। अब कैसे पता करोगे, देखो
जिंक अब इससे ऊपर अगर आता, आयरन से ऊपर होगा तभी इसको विस्थापित करेगा। अब देखो जिंक आयरन से ऊपर है, यहाँ पे है, तो ये विस्थापित कर सकता, ऊपर वाला अपने नीचे को विस्थापित कर सकता, इसने विस्थापित कर दिया। अगर मैं बोलता Fe, मान लो हम ये कुछ भी होता ZnSO4 होता, अगर ये क्रिया कराएं तो क्या होगा? नहीं होगा ये। क्यों? Fe नीचे आता है, जिंक ऊपर आता है। ठीक है, अब देखो FeS2SO4, अब देखो आयरन ऊपर H2SO4 के, तभी उसने यहाँ से हटाया H2 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो ऊपर की जो तत्व होते हैं वो नीचे वाले को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रियाशील अधिक होते हैं नीचे वालों से। ठीक है, अपूर्वता हम बता रहा था, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है, जैसे उनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उनको उस तत्व के अपर रूप कहते हैं तथा उसके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। जैसे हमने बताया था कार्बन के अपर रूप देखो ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब क्या है? अपर रूप है। अब देखो भंगुरता क्या होता है? जैसे कुछ पदार्थों के क्या, कुछ पदार्थ जैसे मान लो शीशा ही मान लो, लेड मान लो, इसको इसको अगर तुम हथौड़ा मारो तो एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं भंगुरता। ठीक है, चूर्ण या टुकड़े में बदल जाता है, उसे भंगुरता बोलते हैं। उपधातु वे धातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण आते हैं उन्हें बोलते हैं उपधातु। ठीक है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये एंटीमनी बहुत आता है। ये 6 जो होती हैं धातु हैं, जो मतलब उपधातु हैं, ये याद रखिएगा। उपधातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु के बीच की कड़ी है। ठीक है, उपधातु बोलते हैं। एंटीमनी बहुत आता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है? जैसे तुम्हें पता है कारखानों से, फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से आपके CO2 और SO2 निकलती रहती है। अब ये क्या होता है? ये वायुमंडल में मिल जाती है, ये वायुमंडल में मिल गई। अब वायुमंडल में जब मिल जाती है, उसके बाद जब पानी की बारिश होती, तो ये CO2 और SO2 उस जो बारिश के पानी से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, वो बना लेते हैं और उसके साथ वो बारिश में आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा कहते हैं। क्योंकि CO2 SO2, CO2 कार्बनिक एसिड बनाता है, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जो बारिश की बूंदों के साथ पृथ्वी पे आता है, जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने संयुक्ता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक, ये सब मैंने जो बेसिक क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास ली थी डे 1 की, उसमें मैं सब कुछ पढ़ाया था कि आप कैसे क्या करोगे, कैसे समझोगे, वो मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ था। तो आप वो क्लास देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ कि संयोजकता क्या होता है। जैसे कोई भी परमाणु क्रमांक से आप उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम Na11, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये सब मैंने बताया, परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है, मैंने पहली कक्षा में सब बताया हुआ है। कैसे? अब इसे 2 8 1, बारहवीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसे ही हम संयोजी कोष, ये सब कहते हैं। और जो भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, अपना निकटतम जो अक्रिय गैस होता है ना, अक्रिय गैस कैसे हैं? जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सारी क्या है? अक्रिय गैसेस हैं। इनके बाहरी कोश बिल्कुल फुल होती हैं, मतलब कंप्लीट होती हैं, इन्हें ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, मतलब निष्क्रिय रहते हैं। ये अपने निकटतम जो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 8 हो जाएगा, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ही इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता सब बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड्स क्या बोलते हैं? परमाणुओं द्वारा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्व के परमाणु या समान तत्व के परमाणु के साथ मिलकर बनाए जाने वाले जो बंध होते हैं, वे रासायनिक बंध को बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से, जैसे दो तत्व हैं A और B मान लो है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो इसे स्थानांतरण हो गया। इस इलेक्ट्रॉन में मान लो उसके पास एक बाह्य कक्षा में था, इसके पास 7 थे, तो उसको एक मिल गया, यहाँ से इसको एक मिल गया, तो उसके पास भी 8 हो गया, तो ये स्थानांतरण हो गया। तो इससे क्या होगा? A प्लस हो जाएगा, B माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, आयनिक बंध बना लेते हैं। ये आयन में धनायन और ऋणायन में बन जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं आयनिक बंध, या आप बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बंध, जो भी बोलो ये बोल सकते हैं, दोनों नाम ही होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनना। अब देखो ये विद्युत संयोजी बंध भी बोलते हैं इनको। ठीक, अब देखो क्या है, ये आपको था विद्युत संयोजी बंध, आपको दिखा रहा है धनायन और ऋणायन बनाते हैं।
अब ये क्या होता है, ये जो बंध बनाते हैं ना, जैसे A प्लस और B माइनस जो भी मान लो, या हम इसको 1 मिनट आपको बता देते हैं। जैसे आप ले लो क्लोरीन और सोडियम ले लेते हैं। जैसे सोडियम Na प्लस Cl माइनस होता है। कैसे होता है? देखो, Na के क्या, तो बाहरी कक्षा में बताया 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्लोरीन 17 होता है, तो 2 8 7, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है कलर, तो 7 हो गए इसके। तो ये देखो क्लोरीन के पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 1 मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका आयनिक बंध, ये Na प्लस Cl माइनस बन जाता है। ठीक है, ठीक है, ये है आपका। अब इन आयनों के कारण इनमें परस्पर क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अगर इनके गलनांक और जो इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं काफी ज्यादा होता है। क्यों? अब इन आयनों में परस्पर आकर्षण बल होता है, आणविक आकर्षण बल होता है, उसको तोड़ने में भी एक्स्ट्रा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं। क्यों? इनमें आयनिक बंध जो होता है उनमें हमेशा आणविक आकर्षण होता है, वैद्युत आकर्षण होता है, जिसकी वजह से इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं। अब देखो सही संयोजी बंध। सही संयोजी बंध क्या होते हैं? जैसे जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो रासायनिक बंध बनता है उसे सही संयोजी बंध बोलते हैं। मान लो हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये दूसरे हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, इसके भी अब ये क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो इसका भी आउटर मोस्ट में 2 पूरा हो गया, इसका भी 2 पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका सही संयोजक बंध। अब ये देखो, यहाँ अगर इन दोनों के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एकल बंध। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 2 और 6, इसका 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक 6, तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 है, तो आपस में ये दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे। जैसे आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट। जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपस में से बनाया, 2 शेयर कर दिए, ये से 2 शेयर कर दिया। देखो इसके बाद 2 2 4, ये 8 हो गया इसके पास, बीच से बात, तो ये देखा जाता आपस में इसने 2 बंध बना लिए। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन होता है, इसके बाद 3 होता है। क्यों होता है? नाइट्रोजन का होता है 2 8 4 14 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, N14 होता है। ठीक है, एन नाइट्रोजन क्या होता है, सॉरी 14 नहीं, ये तो इसका 14 तो वो हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है, इसको बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन हा ही लीबब का मैंने बताया था ना, तो उसमें आएगा हा ही लीबब का 7 आएगा, 7 आ रहा है इसका। ये मैंने फर्स्ट में बताया, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई इसमें कैसे निकालते हो, 7 होगा इसका, तो क्या होगा 2 और 5। अब इसको अपनी बाहरी कक्षा में 8 करने के लिए 3 की जरूरत पड़ती है, तो ये आपस में 3 का साझा कर लिया इसने, 3 3 आपस में साझा कर लिए, तो इसके बाद ट्रिपल, तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ऐसे बनाते हैं ये लोग, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सही संयोजी बंध। इनके क्वथनांक और गलनांक इनसे कम होते हैं, क्या नाम है, आयनिक बंधों से। ठीक है, अभी अणु के रूप में मिलते हैं, देखो इनमें साझा करते हैं तो अणु के रूप में, जैसे आप देख लो, ये तो ये हो गया, मान लो हम दूसरा बता देते हैं, जैसे सपोज और भी बता देते हैं, और भी होते हैं, जस्ट मिनट। जैसे मान लो CH4 बता रहे हैं, जैसे CH4, कार्बन के पास पता है C12 क्या होता है, कनो 6, 6 होता है, 6 तो 2 और 4, मतलब इसके मैं परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है, तो बाहरी कक्षा में 2 4 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक ही होता है, तो क्या होगा हाइड्रोजन से, अब इसके 4 होते हैं, 8 पूरे करने हैं, तो ये इससे एक शेयर कर लेगा, ये भी आपस में शेयर कर लेंगे, ये हाइड्रोजन, ये देख लो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में शेयर कर लेते हैं, तो क्या होता है, ऐसे बन जाता है ये, सबसे एकल बंध बना लेता है ये, आ रहा है, इसे बोलते हैं एकल बंध, सहसंयोजी बंध है। ठीक है, ऐसे ही है, और भी हैं। अब देखते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, उपसहसंयोजी बंध समझो क्या होता है, मान लो ए और बी, ऐसे कोई हम एग्जांपल दे रहे हैं, ए और बी। अब मान लो ए को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन,
ए को चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन सपोज चाहिए, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट बी के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही मान के चल रहा हूँ, कोई बी ऐसे ही माना हुआ है, इसके पास है मतलब 4। अब ये क्या करेगा, ये 1 मिनट यहाँ हटाते रुको, वेट, थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये भी एग्जांपल मैं सही भी दूंगा। अब मान लो इसके पास सिर्फ, अब ये क्या करता है, ये इससे शेयर कर लेता, अब ये क्या है, ये इससे, अब क्या हुआ, अब इसने इसके तो 8 पूरे हो गए, लेकिन ये अगर इससे ले भी लेता, ये कर भी लेता, तब भी इसके बाद 6 ही हो जाएंगे। इस केस में भी दिक्कत है, तो ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देगा, और तो ये क्या हो जाएगा, ये बंद ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, ये तो 2 बनाया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन युग्म दिया भी है, तो ऐसे एरो लग जाता है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसे एरो बना दिया। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये मैंने एग्जांपल दिया है, अब मैं तुम्हें एक्चुअल एग्जांपल बताता हूँ क्या है। ये तो ऐसे एग्जांपल दे दिया था माना वाला, अब एक्चुअल एक अणु है वो दिखाते हैं आपको। जैसे ये है, जैसे सी ओ, सी और ओ का देखो, सी और ओ देखो क्या है, आपको पता है सी क्या होता है, इसके बारीक कक्षा में 2 और 4 ऑक्सीजन के, 2 6, तो क्या होगा सी, अब इससे क्या, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, बट क्या हाइड्रोजन इसके बाद पूरे हो गए, लेकिन इसके बाद 2 साझा करेगा तो उसके तो 6 ही होंगे, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए होगा, तो ये देखो सी की तरफ ऐसे एरो बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया इसने, तो ये आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO। अब कुछ तत्व और उनके अयस्क देखते हैं। तत्व अयस्क क्या होता है, ये आपको अभी पढ़ाएंगे। जो आपको जो धातु होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो पृथ्वी से जिस रूप में आपको मिलते हैं, जिस रूप से आपको भूपृथ्वी से जो भी जैसे मिलते हैं, उन्हें हम खनिज बोलते हैं। और कुछ खनिज होते हैं, जिन खनिजों में किसी धातु की मात्रा अधिक होती है, उसे हम बोल देते हैं अयस्क। आप देखो खनिज, खनिज से अयस्क, हर खनिज अयस्क नहीं होता, बट जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हैं अयस्क, बट हर अयस्क खनिज जरूर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो अयस्क, अयस्क मतलब जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, ठीक है, जैसे सोडियम का देखो बोरेक्स है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट है, तो ऐसे कई सारे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एस्पर है, कॉपर का, सीसा का, सिल्वर, सबको दिया हुआ है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। इनके अयस्क का नाम क्या होता है, धातु के मुख्य रूप से पृथ्वी की वो प्रॉपर्टी में पाया जाता है, उसे खनिज बोलते हैं, जैसे बोल दिया था मैंने कि जैसे मिलता है उसे हम खनिज बोलते हैं। अयस्क क्या होता है, जिसमें हम धातु की मात्रा अधिक होती है, आसानी से और कम मेहनत से निकाला जा सकता है, उसे अयस्क बोलते हैं। जिस खनिज में ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और आसानी से धातु निकल आए, उसे अयस्क बोलते हैं। कम खर्चा है, सब चीज़ें देख के उसको अयस्क बोलते हैं। गैंग क्या होता है, जिसे अधात्री बोलते हैं। अब पृथ्वी की भूपटल से प्राप्त अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां या मिट्टी, बालू आदि गैंग कहलाती हैं, ठीक है। अब भूपटल से देखो क्या होता है, जो पृथ्वी से अर्थ क्रस्ट बोलते हैं जिसको। अब क्या होता है, जैसे जिस वो इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, जो अयस्क होते हैं इनमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धि जैसे बालू हुआ, पत्थर या कुछ भी है, इसमें अशुद्धियां होती हैं, उसको गैंग या अधात्री बोलते हैं। अब धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म वो जो प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम क्या अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, कैसे, कुछ एक उसके कुछ चरण होते हैं, अयस्क को सांद्रण करना, निस्तापन, भर्जन, कई सारी चीजें होती हैं, शोधन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करते हैं, तो हमें पता चलता है इसको अयस्क से, मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रम होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, जो चरण होते हैं, उन्हें हम कहते हैं धातु क्रम। आप देख सकते हैं अयस्कों से विभिन्न भौतिक और रासायनिक उपचारों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रम को ही धातु क्रम कहते हैं। अतः अयस्कों को धातु से अलग करने तथा उनसे शुद्ध रूप से प्राप्त करने की विधिया को धातु क्रम कहते हैं। ये सब चीजें हैं। अब धातुओं को भी अलग करने की निम्नलिखित विधि, जैसे कुछ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है उनको अलग तरीके से करते हैं, उसके बाद जो कम होते हैं उससे अलग तरीके से करते हैं, जो लो होते हैं उनको अलग तरीके से करते हैं। आपको पता है सिल्वर हुआ और गोल्ड हुआ, गोल्ड एयू बोलते हैं, ये सब मुक्त अवस्था में मिलती हैं, प्लेटिनम हुआ, ये सब मुक्त अवस्था में मिलती हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, बहुत बहुत ही ज़्यादा लो रिएक्टिव होती है, किसी से क्रिया नहीं करती आसानी से। अब देखो धातु कर्म के चरण देखो, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन किया पहले धातु का, फिर उसको रिडक्शन करेंगे। पहले कुछ धातु आई थी, उसको सांद्रित किया,
मतलब अयस्क था, अयस्क को सांद्रण किया, मतलब उसकी अयस्क की मात्रा बढ़ाई, कैसे भी कुछ भौतिक अवस्था में कुछ अलग कर लिया हमने तरीके से, कुछ उसमें अयस्क का सांद्रण बढ़ गया। उसके बाद उसको ऑक्साइड में बदल दिया, फिर ऑक्साइड से हमने उसको रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन करने के बाद उसको हमने धातु रिडक्शन करने कुछ धातु मिल गया, उस धातु के बाद उसको फिर शुद्धिकरण कर देते हैं। तो ये पूरा प्रक्रम होता है, जो हम धातु कर्म में यूज़ करते हैं। अब अयस्कों का सांद्रण क्या है? अब तो खदानों से प्राप्त अयस्क में अत्यधिक मात्रा में रेत, मिट्टी, पत्थर इत्यादि अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे गायन या धात्रि कहते हैं। अयस्कों से इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। कुछ भौतिक अवस्था से ही हम अयस्क से जो है अशुद्धियाँ दूर कर लेते हैं। जैसे अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, फेन प्लान विधि है, इनसे हम इन विधियों से हम अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। ठीक है? फिर जो सांद्रित अयस्क होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, उसको मतलब ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे उसके लिए क्या भर्जन या निस्तापन यूज़ कर देते हैं। अगर हवा की उपस्थिति सीमित ना हो, असीमित हो, तो उसे बोलते हैं भर्जन, और उससे जो हमें ऑक्साइड मिलता है उसे बोलते हैं भर्जन। धातु जो का ऑक्साइड बनता है, जो सीमित वायु ना हो, सीमित हवा ना हो। और अगर हम सीमित हवा में कुछ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं निस्तापन। अयस्क को सीमित हवा में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन बोलते हैं। ये सीमित हवा है, ठीक है? अब देखो अपचयन क्या होता है? भर्जन या निस्तापन से प्राप्त जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, उनको धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन या रिडक्शन या अवकरण ये बोलते हैं, ठीक है? अब देखो धातुमल क्या होता है? अब ये चीज़ समझ लो। अयस्कों में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जिनका गलनांक जो गलनांक बहुत अधिक होता है, मतलब जो धातु से आसानी से अलग नहीं होती हैं, ठीक है? उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो फिर क्या करते हैं, ये जो अशुद्धियाँ हैं, मान लो इसमें से कुछ अशुद्धि है जो अलग नहीं हो पा रही, तो हम उस अशुद्धि से क्रिया करने के लिए कुछ हम ऐसा पदार्थ मिला दें या ऐसा कुछ रासायनिक क्रिया करते हैं जिससे वो उससे अशुद्धियाँ क्रिया करके अलग हो जाएँ। तो हम उससे क्या करते हैं, हम उसके लिए कुछ पदार्थ मिलाते हैं कि अशुद्धियों से क्रिया करे, सिर्फ़ अशुद्धियों से। उसे हम बोलते हैं, ये होता है जो ये पदार्थ मिलाया इसे बोलते हैं गालक। और जो अशुद्धियाँ होती हैं, फिर जिससे क्रिया करते हैं, फिर वो अलग हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। धातु हमारी ऊपर आ जाती है और अशुद्धियाँ उस गालक से क्रिया करके नीचे बढ़ जाती हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ जो गालक से क्रिया करती हैं, इन्हें बोलते हैं धातुमल। जैसे अशुद्धियाँ प्लस गालक, उसे हमने बोला धातुमल। धातु में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है? इन अशुद्धियों को अलग करना आसान नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गालक मिला देते हैं, और गालक क्या करता है, इन अशुद्धियों से क्रिया करके नीचे बैठ जाता है, जिसे हम धातुमल बोलते हैं, ठीक है? अब गालक आपको समझ में आया, गालक क्या होता है? गालक उस पदार्थ को कहते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उसे आसानी से गलाकर पृथक होने में पदार्थ के रूप में दूर कर देती है, जो हम बता रहे थे कि अशुद्धियों से क्रिया करके उन्हें अलग कर देती है, वो गालक कहलाती है। देखो, या अम्लीय गालक में जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये क्षारीय अशुद्धियाँ जैसे CaO, FeO आदि को दूर करती हैं। ये सिलिकॉन ऑक्साइड एक गालक है, क्षारीय ऐसे ही होते हैं, ठीक है? अब धातु का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? कुछ धातुओं का शुद्धिकरण कैसे, जैसे विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा, उनके द्वारा शुद्ध करते हैं, या आसवन द्वारा, या परिसमापन द्वारा, या जून परिष्करण विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम उसकी अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं, ठीक है? अब ये विद्युत परिष्करण विधि क्या होती है, इसमें हम एक कैथोड बना लेते हैं, एक एनोड बना लेते हैं, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके और उसमें गलनांक वगैरह सब सारे प्रोसेस आगे बताएंगे आपको। ये आपके इस टॉपिक में है नहीं, लेकिन उसको आगे बता देंगे, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, वो देखते रहें। धातु को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने किस रासायनिक प्रक्रम का, मैंने बोला धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद उनको हम रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं, तो अपचयन का विधि करते हैं, अपचयन का यूज करते हैं। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं, इसका अपचयन का। वायु में अधिक समय पर खुला छोड़ देने पर चांदी की वस्तु काली पड़ जाती है, क्यों? Ag2S बन जाता है, इसकी वजह से काली पड़ जाती है। अब देखो लिखा है, यद्यप क्षारीय जो जो धातुएँ क्षारीय ऑक्साइड होती है, लेकिन कुछ धातुएँ उभयधर्मी ऑक्साइड, मतलब क्षारीय और अम्लीय दोनों होती है, किसके? एल्यूमीनियम के, ठीक है? निम्न में कौन सी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया होगी? अब देखो मैंने आपको बताया था, कनका मांगे अलग जंजीर, फिर लड्डू हंसकर चांदी सोना पटकाया, एक तरीका होता है ना, उसमें उसमें देखो उस श्रेणी में कि ये काम नहीं हो सकता, क्यों? कॉपर नहीं, ये काम हो सकता है क्योंकि कॉपर, अब देखो ये मैग्नीशियम और Fe की कनका मांगे अलग जंजीर, फिर Mg ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे है, तो Mg अधिक क्रियाशील है, तो Fe ये काम नहीं हो सकता। जिंक भी Fe से ऊपर है, तो ये भी नहीं हो सकता। Mg भी लेड से ऊपर है, तो ये भी नहीं होता। सिर्फ यही काम हो सकता है कि Fe कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये क्रिया संभव है।
अब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट सोना बोलते हैं। और 24 कैरेट का सोना इतना मतलब मुलायम होता है, उससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसमें कुछ जो है मिलाया जाता है, जैसे मिला देते हैं सिल्वर मिला दे या कुछ और मिला देते हैं, तांबा वगैरह मिला के इसको 22 कैरेट का बना लेते हैं, या बहुत जगह 18 कैरेट का बना देते हैं, तब उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, 22 कैरेट में क्या होता है 916 लिखा होगा ज्वेलरी पे, इसमें क्या होता है 18 कैरेट में 750 लिखा होगा। तो ये आप देखोगे, ज्वेलरी देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, मिश्र धातु नहीं है क्या? पोटेशियम, पीतल, कांसा, नाइक्रोम, ये सब मिश्र धातु है। पोटेशियम मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, ये मिश्र धातु नहीं है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? मैंने बताया था चांदी, चांदी है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? धातु। अब देखो क्या सर्वाधिक तन्य किस धातु से पाई जाती है? सोने में बताया था कि ये 1 ग्राम सोने से भी कितना बड़ा वो बना लेते हैं, 10 ग्राम सोने से भी। ठीक है, कौन सी धातु खुली वायु में नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि आग पकड़ लेती है? बताया था सोडियम, नहीं छोड़ी जा सकती है। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व है, जैसे फोटोग्राफी में यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का? सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं उसे। हाँ, सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड बोलते हैं प्लेटिनम को। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का होता है? टंगस्टन का हम विद्युत बल्ब में बनाते हैं। एंटीमनी क्या है? उपधातु है, बताया था। हीमोग्लोबिन में पाई जाती कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। आपकी जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कैंसर के इलाज में हम किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट धातु का, कोबाल्ट का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, विद्युत धातु में विद्युत चालकता का सही क्रम, चांदी सबसे ज्यादा चालक, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन। सही है। धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जा सकती कहलाती है? अयस्क। अरे अयस्क से होता है धातु है जो जिससे हम खनिज होते हैं, जिनसे हम धातु को अलग से आसानी से अलग कर सकते हैं, उन्हें अयस्क बोलते हैं। ठीक है, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है। अब C2H6 में कितने सही संयोजी बन रहे हैं? 7। कैसे? तो C2H6 तरीका ये है, आप खुद ही काउंट कर लो कितने हैं। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, कार्बन के पास 4 होते हैं। इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक। अब काउंट कर लो कितने संयोजी बंध है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सही संयोजी बंध है। तो इस तरह से ये आपका आज का टॉपिक धातु और अधातु कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको आगे और से बहुत से टॉपिक मिलेंगे जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।